नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम और मूल्यांकन कि बच्चों में हम अधिगम और मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो ये लेसन 11वां है। इसमें हम समझेंगे अधिगम और मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग और सीसीई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अधिगम और मूल्यांकन क्या होता है और बच्चे को अधिगम कराते हुए उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो आता है टॉपिक वो मूल्यांकन है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन क्या है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त विधियां और प्रविधियां की उपादेयता की जांच की जाती है। यानी मूल्यांकन क्या है कि हम अधिगम जब बच्चों को कराते हैं या कोई चीज सिखाते हैं, तो वो जो चीज बच्चे सीखते हैं या उससे अनुभव लेते हैं, तो उसको हम जांचने के लिए जो विधि या जो विधियों का प्रयोग करते हैं हम उसे मूल्यांकन करते हैं। जैसे किसी बालक को एबीसीडी या अन्य चीजें सिखाई जा रही हैं, तो उसमें कितना सुधार आया है और किन किन जरूरतों को उसके लिए आवश्यक है ताकि उसमें सुधार किया जाए, ताकि उसको सीखने में और मदद मिले, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या लिखा गया देख लेते हैं। मूल्यांकन शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। यानी जो मूल्यांकन है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है। ठीक है, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण के आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही। यानी इसमें मूल्यांकन में हम ये तय करते हैं कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है और उसको सुधार करने के लिए कौन कौन सी और प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसके माध्यम से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब कि उसका कितना सुधार हुआ है उसके बच्चे में, और वो कितना सीख रहा है, सीखने में कहाँ कहाँ कमी कर रहा है, कैसे कैसे कमियां कर रहा है, उन चीजों को सुधार लाने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब ये हुआ। इसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, मूल्यांकन के प्रकार। यानी मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको देख लेते हैं। पहला इसमें है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव। तो बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन यानी पढ़ाना, जो पढ़ाने के दौरान जांच करते हैं कि बच्चे ने अभिभूतियां तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्ययन के बीच बीच में किया जाता है। यानी कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है कि कोई अध्यापक विषय या कोई चैप्टर पढ़ा रहा होता है, उसके दौरान बच्चे में बीच बीच में रुक के अपनी मूल्यांकन करता रहता है। जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है और टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे फिर पूछ लिया जाता है कि आपको समझ में आया या नहीं, या अन्य चीजें पूछ ली जाती है शिक्षकों द्वारा, जिससे उसमें बीच बीच में मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, यानी कि जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है वो पढ़ाने के दौरान बीच बीच में पूछा जाता है, जिसमें हम निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का बेसिक मतलब यह है कि इसे पढ़ाने के दौरान बीच बीच में बालकों से या बच्चों से उनकी अभिभूतियां या ज्ञान का कितना विकास हो पा रहा है, इस टॉपिक से बीच बीच में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा, योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। ठीक है, समेटिक इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान की किस सीमा तक प्राप्त किया है। यानी कि जो योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन है, जिसे हम समेटिक इवैल्यूएशन कहते हैं, यह मूल्यांकन सत्र के समाप्ति के बाद होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्ष में कोई परीक्षा ले ली गई और उसके आधार पर हम यह उनके जांच कर पाते हैं कि बच्चों ने एक साल में कितना सीखा या कितना उनमें प्रोग्रेस हुआ है। ये तमाम प्रकार की चीजें जो हम सत्र के समाप्ति के बाद हम बच्चों में जांच करते हैं, उसे हम योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जैसे हम पेपर एक साल में, साल के अंत में एक साल में
मासिक, जैसे मासिक होता है, अर्धमासिक होता है और वार्षिक होता है। तो जो सत्र के समाप्ति के बाद बच्चों का जब मूल्यांकन करते हैं या परीक्षा के द्वारा जैसे भी, तो उसे हम योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। इसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं और असफल महसूस होते हैं, उन विद्यार्थियों की असफलता का कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान थोड़ा असफल महसूस कर रहे हैं और उनकी असफलताओं के कारण का पता लगाने, जैसे ये असफल हो रहे हैं, किन कारणों से असफल हो रहे हैं, तो उसे हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। उनका निदान करने के लिए जो मूल्यांकन हम या उनकी जांच करते हैं कि क्या कमियां हैं इनके भी, तो उसे हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अगला, अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो अधिगम के मूल्यांकन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना सम्मिलित है, जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से उपयोग करने में समर्थन बनाता है। यानी कि अधिगम का मूल्यांकन क्या है कि स्टाफ के द्वारा या किसी मूल्यांकन समुदाय के द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति का जांच किया जाता है कि उनमें कितना सुधार हुआ है या कितना उनमें और तरीके से उनमें बदलाव या सिखाया जा सकता है। तो ये अधिगम के मूल्यांकन के तहत होता है। ठीक है। इसमें नई नई तकनीकियों या कैसे बच्चों को सिखाया जाए, अधिगम के मूल्यांकन के तहत सिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं। यानी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, हम देख लेते हैं। तो अधिगम के मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें पहला है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति की बात किया जाता है। यानी जो अधिगम का मूल्यांकन होता है वो शिक्षा के प्राप्ति की बात किया जाता है। ठीक है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जो अधिगम का मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लाता है, उसके बाद ये प्रक्रिया की जाती है और जो जो अध्यापक होते हैं वो सूचनाओं को एकत्र करते हैं और उनके अनुसार उनको ग्रेड या अंक प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस की तुलना की जाती है और इसके पहल प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डाली जाती है। यानी कि दूसरे विद्यार्थियों से इसमें क्या होता है कि उसके परफॉर्मेंस को तुलना की जाती है कि उस बालक से इस बालक का कितना बदलाव हुआ है या ये बालक जितना सीखा है दूसरे बालक और कितना सीखे हैं। तो ये उससे तुलना करके उनकी जो सिखाई गई पद्धतियां हैं उस पर नजर डाला जाता है कि किन पद्धतियों के द्वारा जो सिखाया जा रहा है वो कितना सही है, कौन कौन से बालक सीखने में ज्यादा आनंद ले रहे हैं, कौन कौन से बालक पिछड़ जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। ठीक है। इसमें अगला है, अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मापदंड। यानी अधिगम में जो अच्छे मूल्यांकन होते हैं उसके मापदंड कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षकों को बच्चों के आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी एवं विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चों के प्रगति और विकास के क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यानी इसमें कहा गया है कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंडों में शिक्षक जो होते हैं बच्चों के आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन और तकनीकी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो बच्चे को सिखाने के लिए एक शिक्षक को अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक किन विधियों से रुचि लेकर सीख रहा है उनको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कोई भी जो मूल्यांकन होती है या तकनीकी होती है वो बच्चों को संपूर्ण रूप से जानकारी प्रदान नहीं कर सकती, फिर भी सक्षम नहीं होती है, लेकिन फिर भी शिक्षक को अलग अलग विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने के लिए उसमें आनंदपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बच्चे उनको सीखें और उनको जाने कि कोई भी चीज कैसे हो रही है और कैसे सीखी जाती है। शिक्षक को मेन मुद्दा उसका ये होना चाहिए कि बच्चे किन चीजों में आनंद लेकर सीख रहे हैं। ठीक है। तो नई नई विधियों का या नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है विद्यालय आधारित
मूल्यांकन यानी स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन या स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर की जाती है। यानी कि जो विद्यालय स्तर मूल्यांकन होता है वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है और परीक्षा के विपरीत स्कूल स्तर पर होती है। यानी कि जो विद्यालय होती है उसके स्कूल स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं उसे हम विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। इसमें और क्या होता है कि मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन का प्रयोजन केंद्र बिंदु बदल जाता है। यानी कि मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है केंद्र बिंदु वो बदल जाता है। अब इसमें तत्पर परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक यानी साइकोमोटर क्षेत्र में कार्य निष्पादन के बार बार संयोजन और प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है इसमें विकास की जांच पर कितना उसका विकास हुआ, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावनात्मक, उसके साइकोमोटर यानी कि उसके फिजिकल या साइकोमोटर कार्य में कितना बदलाव आ रहा है, ये तथा हम स्कूल के प्रभावकारी तरीके से जो मूल्यांकन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती है वो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन से होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरक ये तमाम प्रकार के जो उनके कार्य निष्पादन होते हैं उनको जांच परख करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला है यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो स्कूल बेस्ड शिक्षा होती है वो स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी दोनों जीवन से सभी प्रकार की जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं वो सब प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता। यानी विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होती है उसकी विशेषता क्या होती है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन विशेषता निम्न है। ठीक है, इसमें पहला है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर जानने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में निम्न प्रश्न के उत्तर जानने का अवसर प्रदान करता है। वो क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें है पहला कि वह क्या सीखते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को जो अध्यापक का विद्यार्थियों के बारे में प्रश्न जानना होता है कि वह क्या सीखते हैं, वह कैसे सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयां सामना करना पड़ रहा है। जो समूह में बच्चे सीख रहे हैं तो किस प्रकार से कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ रहा है, बच्चे को कैसे सोचते हैं, बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियां प्रवृत्तियां क्या है। ये तमाम प्रकार के जो अध्यापक होते हैं वो विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं स्कूल बेस्ड लर्निंग पे। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये सीटेट में ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सीसीई क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं इसको हम जान लेते हैं। तो मूल्यांकन करते समय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि सीसीई में क्या होता है कि मूल्यांकन करते समय जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के ध्यान में रखा जाता है। यानी कि उसका पूरा कैसे कैसे विकास या अध्ययन या उसके बारे में पूरा ध्यान को रखते हुए हमको मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक सतत प्रक्रिया है यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। यानी जो जो सीखने की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, तो इसलिए हमको मूल्यांकन भी लगातार होनी चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन एक अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। यानी जो मूल्यांकन है अध्यापन और अधिगम का प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए चुना गया है। यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसकी अधिगम होने वो कितना सीख रहा है और कितना समझ रहा है चीजों को, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में छोड़कर वो चीजों को कितना सीख रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है यानी सीसीई का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है जिससे छात्रों के विकास के सभी पक्षों से मिलित है। यानी कि सतत व्यापक जो मूल्यांकन होता है वो छात्र के विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है। ठीक है,
जिसमें छात्रों के सभी विकास सम्मिलित होते हैं, यानी सभी विकास के पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है निरंतरता क्या होता है। निरंतरता का अर्थ होता है इस पे बल निरंतरता का अर्थ है कि इस बल देना है कि छात्रों की वृद्धि एवं विकास की अभिज्ञात पक्षों के मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के अतिरिक्त एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया या एक शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। यानी कि यह निरंतरता का अर्थ है कि छात्रों की वृद्धि एवं विकास अभिज्ञात पक्षों एवं मूल्यांकन को एक बार के कार्यक्रम के अतिरिक्त एक निरंतर प्रक्रिया के तहत हमको संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कहा गया है कि बालकों के विकास एवं वृद्धि या इसके मूल्यांकन करने के लिए हमें लगातार या निरंतर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरे पद यानी व्यापक का अर्थ शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करते हुए छात्रों की वृद्धि एवं विकास की जांच करने की योजना। यानी कि जो व्यापक का अर्थ होता है कि जो शैक्षिक या सह शैक्षिक जो पक्ष होते हैं छात्रों के, उसको सम्मिलित करना और छात्रों की वृद्धि एवं विकास की जांच की योजना बनाना। ठीक है, व्यापक का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। यानी जो सीखने की प्रक्रिया की बच्चे कैसे सीखेंगे, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि बच्चे रट कर सीखें या याद करके सीखें। ठीक है, और दूसरा है बोधात्मक या मनोप्रेरक एवं भावात्मक कौशल का विकास में सहायता। यानी कि उनका बौद्धिक ज्ञान हो, मनोप्रेरक या भावात्मक कौशल का विकास हो, इस पे हमको जोर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मूल्यांकन के अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में अविभाज्य हिस्सा बनना चाहिए। यानी मूल्यांकन का अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया है वो अविभाज्य हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य कौन से और महत्व कौन से हैं। इसमें पहला है यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियों आयोजित करने में सहायता देती है। यानी कि जो अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीति आयोजित करने में सहायता देती है। ठीक है, दूसरा है सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है और अध्यापक को अलग अलग शिक्षार्थियों की शक्तियों एवं कमजोरियों को उसकी आवश्यकताओं को पता लगाने में सहायता देता है। यानी सतत मूल्यांकन जो है बच्चों की कमजोरियां, यानी बच्चों कहाँ कमजोर है, किस चीजों में कमजोर है, इसको दान करने के लिए अध्यापक अलग अलग शिक्षार्थियों की शक्तियों एवं कमजोरियों को पता लगा सकता है और उन्हें किस माध्यम से वो बच्चों को सिखाना है, ये तकनीक कौन सी तकनीक का प्रयोग करना है, तो इसमें उसको जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, तीसरा है सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को जान सकते हैं। सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपने आप को जान सकते हैं कि मैं किन चीज़ों में कमजोर हो रहा हूँ, किस वजह से कमजोर हो रहा हूँ, ये तमाम प्रकार की बातें जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अभिरुचि और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अभिरुचि एवं प्रवृत्तियों वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है। ठीक है, इसमें जांच सूची क्या होता है इसको देख लेते हैं। जांच सूची यानी चेकलिस्ट में अध्यापक बालकों के सभी तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, सामाजिक, संज्ञानात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि लिखते जाते हैं, जिसके बाद में एकत्रित करके बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है चेकलिस्ट में कि कोई अध्यापक बालकों के या शिक्षार्थियों के भाषा कैसे प्रयोग कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार कैसा है, संज्ञानात्मक उनका कैसा है, खेलों के दौरान जो व्यवहार अलग लड़कों से कर रहे हैं कैसा है, ये तमाम प्रकार की चेकलिस्ट में अध्यापक लिखते हैं और उसे एकत्र करके बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है विवरण यानी इंटरप्रेशन। विवरण में विद्यार्थी कुछ समय एक कार्य का नमूना एकत्रित किया जाता है और यह नमूना दिन प्रतिदिन कार्य से भी किया जाता है। यह शिक्षार्थियों के बेहतर कार्य से भी किया जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है इंटरप्रेशन में कि विद्यार्थी के कुछ कार्यों का नमूना या सैंपल लगते हैं और ये नमूना प्रतिदिन रोज डेली की बेसिस पर होता है और उसको आंकड़ा बनाकर शिक्षार्थियों का उसका अधिगम किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला है लास्ट में देख लेते हैं
इसे लास्ट इसमें समझ लेते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक संकल्पना, दूसरा है भावात्मक संकल्पना, तीसरा है क्रियात्मक संकल्पना। ठीक है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से है, भावात्मक मतलब कि भावों से व्यक्त करने वाला जो है उसे भावात्मक संकल्पना कहते हैं। क्रियात्मक मतलब कि क्रियात्मक या जो हम अपनी शारीरिक गतिविधि द्वारा करते हैं उसे हम क्रियात्मक या गत्यात्मक संकल्पना कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने आज के इस टॉपिक में या इस चैप्टर में मूल्यांकन और अधिगम के बारे में समझा कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक की पहचान कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।